नमस्कार दर्शकों, मैं संजना विजन आईएएस की तरफ से आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ विजन संवाद के आज के इस सेशन में। आज के हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विजन आईएएस फैकल्टी जैस्मिन मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू संजना। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा एम एस स्वामीनाथन जी। एम एस स्वामीनाथन जी का जन्म 1925 में तमिलनाडु में हुआ। वे एक एग्रोनॉमिस्ट और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। जय जवान जय किसान के नारे के साथ जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, तो उस आत्मनिर्भरता को अचीव करने का जो हमारा मेन जरिया था वो था ग्रीन रेवोल्यूशन। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन के रचयिता थे एम एस स्वामीनाथन जी। हजारों लाखों किसानों की जिंदगी को परिवर्तित करने वाले एम एस स्वामीनाथन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। आज का हमारा ये सेशन उन्हीं को समर्पित है। तो हमारी चर्चा शुरू करने से पहले आइए जैस्मिन मैम से जानते हैं एम एस स्वामीनाथन जी के जीवन के बारे में कुछ तथ्य। थैंक यू संजना। अगर हमें एम एस स्वामीनाथन जी की बात करनी है और हमें समझना है उन्होंने क्या कार्य किया, और जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन की आपने बात की, तो हम थोड़ा सा उनकी पढ़ाई से, वो कहाँ से आए, और सबसे बड़ी बात है कि क्या प्रेरणा रही उनकी इन सब में। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ताकि हम समझ सकें उनकी कहानी। तो वो जो हैं डॉक्टर बनना चाहते थे इनिशियली तो, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत कई समस्याओं से गुजर रहा है, जिसमें जो फूड इनसिक्योरिटी है, स्पेशली जब बंगाल में फेमिन हुआ 1943 में, उसके बाद जो खाद्य पदार्थों की कमी एक शुरू हुई, तो ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था उनके लिए कि उन्होंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़कर इस फील्ड पर कि मैं एग्रीकल्चर पर और पढ़ाई करूँगा। उन्हें मौका मिला कि दुनिया की बहुत ही बड़ी बड़ी जगहों से वो पढ़ पाए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने डॉक्टरेट किया, और जब वो जेनेटिक्स में अपनी ये डिग्री ले रहे थे, उन्हें मौका मिला कि वो नॉर्मन बर्लो, जिन्हें हम कहते हैं कि वो ही इज़ द फादर ऑफ वर्ल्ड्स ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ये शुरुआत उनसे हुई। उनके साथ भी उन्हें काम करने का मौका मिला। अब जब आप इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है, जब हम 1940, 50, 60 उन दशकों की बात करते हैं, तो उस वक्त ये बहुत बड़ी बात है। इस स्तर का उच्च ज्ञान किसी को होना, तो उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो दुनिया में कहीं भी काम कर सकते थे। लेकिन उनकी मोटिवेशन एक अपने देश के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो वापस आए और भारत में काम करना उन्होंने अपनी टैलेंट का सबसे बेस्ट यूज समझा। उन्होंने यहाँ पे हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की आकर शुरुआत। मैम, अभी एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में जब आपने चर्चा की तो आपने एक शब्द यूज़ किया ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि हम सभी उससे परिचित हैं। मैम, ये ग्रीन रेवोल्यूशन की भारत में ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए, इसके लिए ज़रूरी है हम समझें कि उस वक्त जो हम 1960 के समय की बात करें, देश की स्थिति क्या थी। जी, नया नया आज़ाद हुआ देश था जी, और पार्टीशन हो चुका था। जो हिस्से पार्टीशन में छूट गए भारत से, वो बहुत ही प्रोडक्टिव एरियाज थे। जी, उनसे काफ़ी स्पेशली जो वीट है, प्रोडक्शन काफ़ी हाई उस एरिया में था। तो जब वो हिस्सा आपसे अलग हो गया, दैट मीन्स कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ओवरऑल कम हो गई, है ना। तो और हमें एक समस्या आई कि बहुत सारे युद्ध जो हैं हुए बहुत जल्दी इस देश की कहानी में। हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, फिर चाइना के साथ हुआ। अब इसमें भी बहुत रिसोर्सेज जाते हैं कंट्री के, और इन सब चीज़ों के बीच में फूड इनसिक्योरिटी बहुत बड़ी समस्या बन गई, जिसके वजह से हमको जो फूड आर्टिकल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करवा के मंगाने का पड़े। जैसे हम वीट मंगा रहे थे यूएस से, और बहुत सारे और देशों से भी हमें जो है अपने स्टेपल फूड आइटम्स मंगानी पड़ी, जो कि एक कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, स्पेशली जब ये कंट्री एक नया देश है जो और कई समस्याओं से भी लड़ रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में जैसे आपने बात की जय जवान जय किसान की, ये बहुत ही एक बिल्कुल जिसे बोलते हैं फिट टर्मिनोलॉजी थी, क्योंकि इस वक्त हमें जवानों पे तो ध्यान देना ही था, हमें किसानों पे और उनकी तरक्की पे, उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने पे भी ध्यान देना था। और इसी के लिए आया ग्रीन रेवोल्यूशन। जो हम ग्रीन रेवोल्यूशन बात करते हैं, उसका मतलब बस यही है कि हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। मैम, अगला सवाल ये आता है कि आपने जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की,
इसमें क्या क्या एस्पेक्ट थे? ग्रीन रेवोल्यूशन जो है टर्मिनोलॉजी काफ़ी हॉलिस्टिक चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया गया, तो वो क्या क्या चीज़ें थी? देखिए, मेन एस्पेक्ट प्रोडक्टिविटी का है, ठीक है। तो फार्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी उन सब में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि लैंड जितना होता है वो तो ज्यादा उसमें बदलाव नहीं कर सकते आप, कितना लैंड और कहाँ से बढ़ाएंगे, लेकिन उस लैंड की पैदावार आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें एक जो सबसे जिसे बोलते हैं ना गेम चेंजर चीज थी, वो थी हाई यील्डिंग वेराइटीज। पहले वीट का आया, ड्वार्फ वेराइटीज जिसको बोलते हैं, फिर राइस का आया। तो ये ऐसे बीज थे जो कि जो हमारे ट्रेडिशनल सीड्स हैं उनके कंपैरिजन में ज्यादा यील्ड देते थे। साथ ही साथ इनको ग्रो करने के लिए, इनको उगाने के लिए हमें चाहिए थी बेटर फार्मिंग टेक्नोलॉजी। तो हमने मॉडर्न टेक्निक्स लाई। बहुत सालों से इंडिया, बहुत पुरानी हिस्ट्री है एग्रीकल्चर, कितने हजारों साल की, तो उसमें अब एक आप सोचिए अपडेशन की जरूरत थी। तो मॉडर्न प्रैक्टिसेस आई, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंक्रीज किया गया, और साथ ही साथ जरूरत थी कि जितने हमारे जो किसान हैं उनको ये सब सिखाया जाए कि इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए। बहुत सारे और चीजें जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का इस्तेमाल किस मात्रा में, किस सीजन में, किस तरह किया जाए, ये सब जो प्रोग्राम था ये एक ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट बना। तो मैम हमें ये समझ आ गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, हमने MS स्वामीनाथन जी के बारे में भी जाना। हमें ये बताइए कि इन दोनों में लिंक क्या था? MS स्वामीनाथन जी का नाम हमेशा भारत की हरित क्रांति के साथ क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, MS स्वामीनाथन जी जो हैं वो आप कहिए कि बिल्कुल एक इसकी शुरुआत करने का जो इसका सीड है ना ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो MS स्वामीनाथन है। जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए काम किए, उसमें उनकी क्रिएशन में MS स्वामीनाथन जी का रोल था। ये जो टेक्नोलॉजी है ये उनकी पर्सनल साइंटिफिक परस्यूट का पार्ट है, जिसमें उन्होंने ये सीड्स डिजाइन किए, और साथ ही साथ ये जो पूरा स्ट्रक्चर जिसकी हमने बात की है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसको कैसे पॉपुलराइज करें, मतलब वो सिर्फ एक टेक्निकल एस्पेक्ट तक उनका रोल नहीं था, पर वो पॉलिसी एरिया जो है इसका, कि किस तरह से पढ़ाया जाए, किस तरह से इंस्टीट्यूशन सेट की जाए, कैसे सप्लाई चेन बनेगा, ये सब भी वो जो है कर रहे थे, और उन्हीं के अंडर ये सारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली निकला। जी। अच्छा मैम, तो अभी MS स्वामीनाथन जी और ग्रीन रेवोल्यूशन का लिंक हमने समझ लिया, ग्रीन रेवोल्यूशन हमें पता चल गया। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के बड़े सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स रहे हमारी इकोनॉमी पे भी और हमारी सोसाइटी पे भी। उन पॉजिटिव पहलुओं के ऊपर थोड़ा चर्चा कीजिए प्लीज। देखिए, हमने जैसे अब ऑफ कोर्स प्रॉब्लम से शुरुआत की थी कि फूड इनसिक्योरिटी थी, तो सोल्यूशन भी जब मिला तो यही सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जो सेल्फ सफिशिएंसी इंडिया ने अचीव की इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, जो हमारी स्पेशली जो मेन स्टेपल फूड्स हैं, राइस, व्हीट, हमारे पास अब इस तरह से, और ये बहुत कम समय में हुआ, लाइक 1964 से 68 हम ये टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो इसमें हमारी जो फूड प्रोडक्शन है वो भारत के लिए अब सफिशिएंट थी, हमें बाहर से इंपोर्ट लाने की जरूरत नहीं थी। और क्योंकि हमें इंपोर्ट लाने की जरूरत नहीं थी, मतलब अगेन फॉरेन एक्सचेंज बच रहा था। दूसरी चीज ये है कि जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फार्म इनकम बढ़ती है, और हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी 60% से ऊपर पॉपुलेशन है दैट इज एग्रीकल्चरल। उनका मेन जो जरिया है लाइवलीहुड का वो एग्रीकल्चर है। उनकी इनकम बढ़ेगी, मतलब ओवरऑल हम बात कर सकते हैं देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। और अब आज की डेट में हम इन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज करके इस स्टेज पे हैं कि अब भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। जो भारत इंपोर्ट कर रहा था अब वो खुद की भी देखभाल कर पा रहा है और बाहर भी भेज पा रहा है। उसका मतलब है और जो है इकोनॉमिक गेन एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, बाकी सेक्टर्स में भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। हम ये तो रहे पॉजिटिव, बहुत सारी चीज़ें थी जिनके ऊपर ग्रीन रिवोल्यूशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा, बट जाहिर सी बात है इसकी कुछ नेगेटिव डायमेंशंस भी होंगी, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सही बात है कि ऑफ कोर्स हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे प्रोडक्शन में, लेकिन
यूं हुआ कि इनका जो यूज है वो कुछ इस तरह से हुआ कि आज की डेट में हम देख पा रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स में बहुत समस्याएं भी हमें आई। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाया। जैसे वाटर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, और जिन एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया वहाँ पे ऐसा था कि आज की डेट में भी हम ये समझते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल्स बहुत कम हो गए। फिर उसके बाद जो हमारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं, इनमें जो केमिकल कंटेंट है वो अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज जैसे बोलते हैं, अगर ज़्यादा यूज़ करें तो उससे बहुत डैमेज होता है। रिसोर्सेज डिप्लीशन तो है ही साथ रिसोर्सेज की क्वालिटी भी खराब होती है। पानी की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, ठीक है, आसपास जो एयर है, और उसके साथ साथ जितने भी हमारे जानवर हैं और प्लांट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब की क्वालिटी, उन सब की जिंदगी, जो हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, उन सब में हमने डिस्टर्बेंसेस देखी। इसी के साथ साथ अगर हम सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात करें तो रीजनल डिस्पैरिटी एक बहुत बड़ा इसमें चीज निकल के आई कि हम जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन है ये सब जगह पर नहीं ला पाए। सो हमारे पास पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी, इन एरियाज में आया तो इनकी जो तरक्की है वो बाकी देश के कंपैरिजन में बहुत गैप आ गया। एक तो पहले यहाँ लैंड होल्डिंग्स बड़ी थी, अब ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। सो इकोनॉमिक पिंच बाकी एरियाज ने इसका जो है वो फील किया। मैम, इन नेगेटिव पहलुओं के बारे में सुन के ऐसा लग रहा है कि इसमें दूरदर्शिता की कमी थी। तो ये हमारी प्लानिंग की प्रॉब्लम थी या एम.एस. स्वामीनाथन जी जो हरित क्रांति के फादर के रूप में प्रसिद्ध हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को पहले देख नहीं पाए? क्या इशू था कि इतने सारे नेगेटिव पहलू निकल कर आए? संजना, आप हैरान होंगी इस बात से कि इसके इम्पैक्ट्स जो हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं, वो तो बहुत साल बाद आने शुरू हुए, लेकिन बहुत अर्ली ऑन एम.एस. स्वामीनाथन जी की जो रिसर्च थी, उनकी जो स्टडी थी, उसी का पार्ट था कि उन्होंने ये सब बहुत पहले, आप कहिए, एंटिसिपेट कर लिया था, और उन्होंने अपनी तरह से वार्निंग भी दी थी कि ये समस्याएं आ सकती हैं। हमारे पास एक एनेक्डोट है कि 1968 में जो इंडियन साइंस कांग्रेस की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने बात की कि अगर हम इसको सही ढंग से नहीं कर पाए तो हमारा केमिकल एक्सपोजर बढ़ेगा। हमारी जो हमें इसके साथ ध्यान देना है कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए हमें स्पेशल ध्यान देना है, क्योंकि ये एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक्निक है। इंटेंसिव से मतलब रहेगा कि हम अपने जो एनवायरमेंटल सोर्सेज हैं उनसे कुछ ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो हमें उन्हें देना है, हमें कंजर्वेशन करनी है, नहीं तो सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाएगी। उन्होंने बात की कि जो ट्रेडिशनल वेराइटीज़ हैं या लोकल वेराइटीज़ हैं, उनकी रिप्लेसमेंट हो सकती है थ्रू दीज, ये जो हम कहते हैं हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है मोनोकल्चर की। अगर आप एक ही क्रॉप बार बार उगाते रहें तो जो पेस्ट उसको अटैक कर रहा है, जो उसको बीमारियां आ रही हैं, उनके पास बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाए। जो हम एक कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं बहुत जगह, रेजिस्टेंस का, उनमें रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है क्रॉप रोटेशन करना। इसकी भी बात एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी, तो उन्हें इस पूरी सिचुएशन की विजुअलाइजेशन थी, और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश भी की कि प्लान ऐसा बनाया जाए कि ये भी समझा सकें। लेकिन ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंटेशन में अलग चैलेंजेस रहते हैं, और हम पूरी तरह उनकी आइडिया को अमल नहीं कर पाए, इसीलिए आज हम बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। मैम, हमने एम.एस. स्वामीनाथन जी के जीवन पर, उनके एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूशन पर, हर पहलू पर चर्चा कर ली। आप ये बताइए कि क्या स्वामीनाथन जी का कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और ग्रीन रिवॉल्यूशन के परे भी कुछ और रहा है? उन्होंने किस और एस्पेक्ट पर काम किया हमारे देश के लिए? एम.एस. स्वामीनाथन जी जो हैं वो तो जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ समय के लिए रहा, लेकिन उनका जो एक काम है, उनकी जो कार्य रहा, वो बहुत लंबा अभी तक, जब तक कुछ साल पहले तक भी हम बहुत ये देख पा रहे थे कि कई सेक्टर्स में कंटिन्यूअसली वो काम कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चर से जुड़े थे, लेकिन
जैसे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की हम बात करते हैं, जी स्वामीनाथन रिपोर्ट से एमएसपी का जो वैल्यू है, जो आज जी। हम बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता है फार्मर्स को, उसकी उन्होंने बात की कि कितना वो होना चाहिए। तो सिर्फ प्रोडक्शन ही नहीं बट उसका बेनिफिट जो है फार्मर को कैसे मिले उसकी उन्होंने बात की। एक और बहुत एक स्पेसिफिक पॉइंट है, आपको पता होगा कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है पार्लियामेंट में पेश हो सकते हैं, और बहुत कम पार्लियामेंट मेंबर बिल्स जो है पेश होते हैं, यूजुअली सरकार ही लाती है बिल। तो इन्होंने एक बिल लाया जो कि है विमेन फार्मर्स एंटाइटलमेंट बिल जी और इसमें आप देखिए कि विमेन की बात हो रही है और फार्मिंग एंटाइटलमेंट्स की बात हो रही है, जो कि बहुत ही अगेन ये भी अपने आप में रेवोल्यूशन है। क्योंकि हुआ ऐसा कि हम देख रहे हैं बहुत जगह पे जब माइग्रेशन हो रही है रूरल एरियाज से, तो मेल माइग्रेशन होती है और फार्म रह जाता है फीमेल के पास। इसके साथ साथ एंटाइटलमेंट या लैंड का नाम फीमेल पे नहीं है, तो इस उनको लैंड राइट्स दिलाने के लिए उन्होंने बात की। उसके अलावा उन्होंने जैसे बहुत सारे उनको पुरस्कार दिए गए, जैसे वर्ल्ड फूड प्राइज उनको दिया गया, इनफैक्ट ही इज द फर्स्ट वन टू रिसीव द वर्ल्ड फूड प्राइज। उसमें से जो पैसे मिले वो भी उन्होंने यूज किए कि हम एजुकेशनल एवेन्यूज क्रिएट करेंगे, सेंटर्स बनाए ऑल ओवर इंडिया, जहाँ से ICAR जो हैं, जो हमारी मेन बॉडी है एग्रीकल्चर रिसर्च की, वो एजुकेट कर सके फार्मर्स को, और ना सिर्फ खेती की तकनीकों पर बट इन चीज़ों पर भी कि इंटरनेट का कैसे यूज़ करें, डिजिटाइजेशन कैसे करें, लोन्स कैसे लाएं, इंश्योरेंस कैसे लाएं। तो उनका जो आइडिया था वो बहुत ही होलिस्टिक फ्रंट पे था सब एरियाज में, और वो सस्टेन्ड वर्क था थ्रू आउट हिज लाइफ। मैम, स्वामीनाथन जी ने बड़े सारे एस्पेक्ट्स पर काम किया, जिसमें एग्रीकल्चर हो, ग्रीन रेवोल्यूशन हो या विमेन डेवलपमेंट हो। तो जैसे ही हम इस चर्चा को समाप्त करने के चरण पे आ गए हैं, ये बताइए कि आज की हमारी जो जनरेशन है, वो साइंटिस्ट्स हो या स्टूडेंट्स हो या हमारे पॉलिटिशियंस हो या कोई भी हो, वो लोग स्वामीनाथन जी की ज़िंदगी से क्या सीख सकते हैं? संजना, मैं एक वर्ड यूज करूंगी, विजनरी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस समय से उन्होंने काम करना शुरू किया, उनकी जो काम है वो सिर्फ टेक्निकल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो साइंटिस्ट अपनी लैब में बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने वो काम किया जो इम्पैक्टफुल है। और ये आप तभी कर सकते हो जब मिशन आपका सही हो, एक नोबल कॉज से, एक आइडिया से कि इस देश की भुखमरी, इस देश की फूड की समस्या, ये मुझे सॉल्व करनी है। और ये आई थिंक हम सबको सीखना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि ये कैसे वाइडर सेक्शंस को इम्पैक्ट करेगा, कैसे हमारे काम से तरक्की हो सकती है, किसी का भला हो सकता है। और क्योंकि उन्होंने कहा ये जो मिशन है ये बहुत ज़्यादा क्लियर था, वो बहुत डेडिकेटेड थे अपने इस गोल के लिए, तो जो कुछ उन्होंने पढ़ा, जो कुछ उन्होंने सीखा, वो अप्लाई कर सके वो। और उसका रिजल्ट आप देखिए कितने बड़े स्केल पर मिला है। जब भी इंडिया में बात होगी बेटर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, ग्रीन रेवोल्यूशन की, उनका नाम आएगा ही आएगा। उन्होंने एक ये बड़ा विजन देखा और साथ ही साथ उनके लिए कॉज और उनके देश के प्रति उनकी जो भावना है, जो उनका पेट्रियोटिज्म हम इसको बोल सकते हैं, वो एग्जेम्पलरी है। और हम सबको चाहिए कि हम एक ऐसा ड्राइव ढूंढें जो हमें मोटिवेट करता रहे, ताकि हम पूरी जिंदगी कुछ ऐसा काम कर सकें जो कि देश की तरक्की के काम आए। मैम, आपने बिल्कुल ही सही कहा कि वो एक विजनरी थे जिनका नाम हमेशा ही भारत के इतिहास में स्वर्णिम शब्दों में अंकित रहेगा। और हमारे सभी सवालों के जवाब इतनी तसल्ली से देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको भी आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलेंगे आपसे विजन संवाद के अगले एपिसोड में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।